हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि अपने पीछे क्या कर रहे थे, चौहान वंश कर रहे थे। चौहान वंश का मैं पीछे का थोड़ा सा जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देता हूँ। मेरे को उम्मीद अभी आप घर पे पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो सबसे अच्छी बात है, अभी दोबारा वापस पढ़ लेना फिर, और तो क्या इलाज है। बाकी पढ़ते रहा करो, नोट्स अच्छे से बना लेना, बहुत सिंपल है। जल्दी से थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में बात की थी। चौहान वंश की उत्पत्ति, सूर्यवंशी बताने वाला चंद्रवंशी विदेशी अग्निकुंड, संस्थापक वासुदेव चौहान, सबसे ज़्यादा सबसे अलग रूप से स्थापित करने वाला गुहक प्रथम था। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने अंदर किस जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया। अजय राज ने बात की थी लास्ट में, 1113 से 33 के मध्य बना। अच्छा, उसके बाद में बात किया था अपने अजमेर नगर बसाया, बिठले पहाड़ी के ऊपर गढ़ बिठले नगर दुर्ग को अपने बनाया था। अपने नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे, दोनों के प्रेम के नाम से सिक्के भी चलाए थे। और लास्ट में 33 में कहाँ निकल जाता है, पुष्कर, पुष्कर में निकल जाता है, और 40 में उसका देहांत हो जाता है। यहाँ तक बड़ा बड़ा अपने कर चुके थे। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। देखो, अजय राज के बाद में जो शासक हुआ, अजय राज के बाद जो शासक हुआ उसका नाम था अर्णोराज। अजय राज के बाद जिस शासक का नाम था उसका नाम था अर्णोराज। अर्णोराज का शासन काल बता देता हूँ आपको। 33 में कौन चला गया था, 33 में भाई साहब चले गए थे, यानी कि पुष्कर चले गए थे। राजकाज किसके हाथ में छोड़ के, अर्णोराज अपने बेटे के हाथ में। तो इसका शासनकाल 33 से शुरू हो जाता है, 1133 से 1153 तक। 1133 से 1153 तक इसका शासनकाल शुरू हो जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, अर्णोराज का शासनकाल शुरू हो जाता है। देखो, अर्णोराज के बारे में 3-4 ले दे के बातें हैं जो पेपर में बार बार पूछ ली जाती है। वो 3-4 कौन सी ले दे के बातें हैं, हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, और जो पेपर में आता है उसी के ऊपर बात करेंगे। देखो सुनना, अर्णोराज की सबसे पहले बात बता दूं। अर्णोराज ने सबसे पहले एक उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज। अगर कोई अजमेर के अंदर सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला था तो वो अर्णोराज था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अच्छा, परम बटारक महाराजाधिराज की उपाधि तो सिंहराज ने धारण की थी। फिर इसने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर विष्णु का मंदिर था। पुष्कर में वराह मंदिर यानी कि विष्णु मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था, तो अर्णोराज ही था। अर्णोराज के बारे में फिर मैं बातें बता देता हूं आपको सिंपल सी। अर्णोराज का दरबारी विद्वान थे, एक तो देवबोध, देवबोध, और एक धर्मघोष। तीन चार ले दे के बातें याद रखना। अर्णोराज ने उपाधि धारण की महाराजाधिराज की। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाला विष्णु मंदिर था, जो कि यह आपसे पूछा जाएगा। अगर आहड़ में बात करता हूं, वराह मंदिर बनाने वाला अल्लड़ था, जिसे आलू रावल भी कहा जाता है। देवबोध या फिर धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान थे, तो अर्णोराज के दरबारी विद्वान थे। तो इसके आगे की थोड़ी सी कड़ी सुनना, भी इसके आगे की थोड़ी सी कड़ी को सुनना। अर्णोराज के मैं नीचे का सिस्टम बताऊं, इसका बेटे कितने थे। इसकी 2 पत्नियां थी, एक तो सदवा, इसे सुधवा भी कहा जाता है। एक इसकी पत्नी का नाम था कांचन देवी। अभी कांचन देवी की थोड़ी सी बात करता हूं मैं। अर्णोराज की 2 पत्नियां थी, एक तो सदवा थी और एक कांचन देवी थी। सदवा से 2 बेटे इसके जन्म हुए थे। सदवा से 2 बेटे थे, एक का तो नाम था जगदेव। एक का जो बेटा इसका जन्म हुआ सदवा से, उसका नाम था विग्रहराज। चतुर्थ, कांचन देवी से एक बेटा हुआ था, बेटे का नाम था सोमेश्वर चौहान। कांचन देवी से जो बेटा हुआ, उस बेटे का नाम था सोमेश्वर चौहान। ठीक है, इससे विग्रहराज, सर जगदेव।
अगर मैं जगदेव से बात करता हूँ, जगदेव से जो बेटा हुआ था उस बेटे का नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। इन्हें पहले वालों की एक दिक्कत थी, भी जब एक जैसे नाम हो जाते तो प्रथम द्वितीय लगा देते, 1 2 3 लगा देते। पृथ्वीराज द्वितीय। विग्रहराज चतुर्थ से 2 बेटे हुए थे। एक का तो नाम था अपारगांगे, अपारगांगे, और एक का नाम था नागार्जुन। सोमेश्वर चौहान से एक बेटा हुआ था, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे विश्व विजेता राय पिथौरा दल पंगुल अंतिम हिंदू सम्राट शासक भी कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखो ये आपको थोड़ा सा सिस्टम पता होना चाहिए। आप पढ़ते समय थोड़ी दिक्कत करोगे भी, पता नहीं कैसे होगा ये, पता नहीं कैसे बना, कौन पहले बना कौन बाद में बना। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो कांचन देवी चालुक्य शासक था उस समय। अबू कहाँ का, उधर गुजरात का एक शासक का नाम था जयसिंह सिंधराज। जयसिंह सिंधराज वहां का चालुक्य शासक था। देखो कोई भी शासक होता है वो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को रखता है। सभी यही चाहते हैं भी हमें जितना ज्यादा साम्राज्य विस्तार हो सकता है सभी साम्राज्य विस्तार करे। यह भी रखता था, वो भी रखता था। जयसिंह सिंधराज भी अर्णोराज के ऊपर आक्रमण कर देता है। उसे आबू का युद्ध कहा जाता है। आबू का युद्ध जो कि सिरोही के अंदर लड़ा जाता है। इस आबू के युद्ध के अंदर जो अजमेर का अर्णोराज था ये जयसिंह सिंधराज को हरा देता है। जयसिंह सिंधराज बोलते भी अब हरा ही दिया तो ऐसे करते भी कोई रिश्तेदारी बना लेते हैं। कोई रिश्तेदारी बेटे की शादी करके, बहन की शादी करके कोई रिश्तेदारी बना लेते हैं, वरना तो मारेगा बहुत, ये पकोड़े बना देगा शाम से पहले। तो ऐसे करते हैं। अर्णोराज को बोला, कांचन देवी के जो भाई था उसके पिताजी था जयसिंह सिंधराज, चालुक्य शासक था। ये चालुक्य शासक ने, चालुक्य शासक अपनी पुत्री कांचन देवी की शादी किसके साथ कर दी? अर्णोराज के साथ में कर दी। अर्णोराज के साथ में कर दी। चालुक्य शासक जयसिंह सिंधराज का एक बेटा था कुमारपाल, कुमारपाल चालुक्य। भाई एक दिन की बात है, अर्णोराज व कांचन देवी आपस में बैठे हुए थे। अर्णोराज में थोड़ी ज्यादा पी कर कभी कांचन देवी को बोल दिया होगा, तेरे पिताजी तो ऐसे है, तेरे पिताजी जाते हुए को चाय भी नहीं पिलाते, ऐसे पिताजी। कांचन देवी ने फोन कर दिया भाई वहां पे गुजरात में, अपने भाई को बोला कुमारपाल को, भैया ये आपके तेरे जीजू है, ये ऐसे बात करते हैं। कुमारपाल ने फिर आक्रमण किया और अपनी हार का बदला लिया। और कहा जाता है फिर वापस अर्णोराज ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ में? अर्णोराज के उसके कुमारपाल के साथ में कर दी। ये तो कोई कॉमन सी बात नहीं है, ठीक है। आबू का युद्ध कॉमन सी बात है, चालुक्य के साथ लड़ा गया था, यहाँ से इतना सब पूछा जाएगा। काम की बात ये पड़ती है अर्णोराज के बाद में शासक वगैरह कौन बने थे, ये थोड़ा सा देखो दिमाग में फ्रेम रखना, ये थोड़ा सा दिमाग में फ्रेम रखना। अर्णोराज के बाद में जो शासक बनेगा, अभी अर्णोराज की और बातें करेंगे। अर्णोराज के बाद जो शासक बना था वो बना था जगदेव। इसे चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। जगदेव ने पिताजी को टपका दिया था, जगदेव ने अर्णोराज को टपका दिया तो जगदेव शासक बना। जगदेव के बाद में जो शासक बना था उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, भाई बना। विग्रह चतुर्थ बोलते हैं जगदेव को, भाई तेरा रहने का कोई काम नहीं है, आगे तूने नाक कटा रखी है, भाई सारे मोहल्ले में हो रखी है, पिताजी को मार के गद्दी पे बैठा, तो तेरा कोई काम नहीं है, मेरे को बनने दे। विग्रहराज बना। जब विग्रहराज की मृत्यु हो जाती है तो पृथ्वीराज बोलता है द्वितीय, पिताजी तो मेरे बड़े थे, पिताजी मेरे बड़े थे यानी कि मैं बनूंगा भाई। 3 ये शासक बनता है। विग्रहराज चतुर्थ थे शासक बनता है, ठीक है। सॉरी इसके बाद में अपारगांगे बनता है, अपारगांगे। इसके बाद अपारगांगी शासक बना, लेकिन ये कहता है पिताजी मेरे बड़े थे भाई मैं बनूंगा। जी यहाँ पे इसकी अपारगांगी अपने भाई की हत्या कर देता है। इसे भातरहंता कहा जाता है। चौहानों में किसी को भातरहंता कहा जाता है तो किसे पृथ्वीराज द्वितीय को कहा जाता है। अपारगांगी की मृत्यु हो जाती है। नागार्जुन को भी ये हरा देता है, ये इसके भी ये भी शासक नहीं बनता। बाद में लगा भी इसकी पीढ़ी खत्म हो गई, नहीं बाद में याद आया सोमेश्वर जो चौहान था ननिहाल रहता था ये अपने चालुक्यों के पास में,
ननिहाल चालुक्यों के पास रहता था। किसी ने बताया भी इसका एक बेटा और भी है अर्णोराज का, उसको बुला लो। सोमेश्वर चौहान को बुलाया जाता है और सोमेश्वर चौहान फिर शासक बनता है। सोमेश्वर के बाद में यहाँ पे 5 नंबर पे ये बना और बाद में 6 नंबर पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बनता है। ये आपको क्रम थोड़ा सा पता होना चाहिए भी, पहले कौन बना था। आपको क्रम से पूछा जा सकता है पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, ये पूछा जा सकता है। अर्णोराज की फिर मैं आगे बात करता हूँ। अर्णोराज ने देखो उस समय राजस्थान में तुर्कों के बहुत आक्रमण हो रहे थे और तुर्कों के इतने ज़्यादा आक्रमण हुए थे। अजमेर का जो अरावली का क्षेत्र पड़ता है, मध्य पहाड़ियाँ पड़ती है, वहाँ पे इतनी गर्मी का माहौल था, पूरी धरती वहाँ पे खून से लाल हो चुकी थी। और कहा जाता है अर्णोराज ने वहाँ से मुर्दों के जो थे अस्थियाँ वगैरह उठा उठा के उनको जमीन में गाड़ा था, जमीन में गाड़ दिया था। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको, अर्णोराज ने तुर्कों से रंगी तुर्कों के खून से रंगी जो धरती थी उसको साफ कराने के लिए चंद्रा व बांडी नदी के पानी को रोका। चंद्रा व बांडी नदी के पानी को रोककर अजमेर में एक झील बना दी, उसे आनासागर झील कहा गया। अजमेर में एक झील बना दी, इसे आनासागर झील। आपसे बेसिक सा पूछा जाएगा, आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने करवाया था। कौन से पानी को रोककर? चंद्रा व बांडी नदी को। क्यों करवाया? तुर्कों से लगी लाल धरती को इसको साफ करने के लिए। फिर मैं बात करूं, इस आनासागर झील के किनारे दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहते हैं, का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और इसी दौलत बाग में अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाना शुरू किया था। ठीक है, इसी आनासागर झील के किनारे 12 दीवारी यानी कि 12 बड़े बड़े दरवाजे किसने बनाए थे? सांझा ने। 12 बड़े बड़े दरवाजे किसने बनाए थे? तो शाहजहां ने बनाए थे। 12 दरी का निर्माण, 12 बड़े बड़े दरवाजे किसने? तो शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे। ये बेसिक्स आपके अर्णोराज के बारे में बातें पता होनी चाहिए। ले दे के 3-4 बातें थी, जल्दी से पढ़ा देता हूं। पहले तो इसका महाराजा धीराज पुष्कर में बराब मंदिर, देवोदय धर्मघोष के दरबारी विद्वान थे। ये इसका कर्म बाद में शासक अभी बनाएंगे, किसको? जगदेव बना था, पितरहंता। ये आनासागर झील, चंद्रा बांडी नदी को रोका, दौलत बाग, 12 दरी का निर्माण, ये क्यों कॉमन सी बात। और साथ में कौन सा पड़ा था? आबू का युद्ध होता है किसके? चालुक्यों के साथ में, और कांचन देवी की शादी उसके साथ में कर देता है। ये बात पढ़ ले। अभी अपने जो पढ़ने वाले हैं वो नोट करके 2 बातें लिख लेते हैं। अर्णोराज की हत्या कर बेटा जगदेव शासक बना। इसलिए इसे चौहानों में प्रथम पितरहंता
कहा जाता है? यानी कि आपसे पूछ ले, चौहानों में प्रथम पितरंता कौन कहलाया? तो जगदेव कहलाया था। किसको टपकाया था? अर्णोराज को। किसका बेटा था? सतवा या फिर उसका बेटा था। जगदेव के बाद में जो शासक बनता है वो शासक कौन बनता है? विग्रहराज बनता है, क्योंकि जगदेव को फिर उतार देता है, विग्रहराज शासक बनते हैं। तो बढ़ते हैं विग्रहराज की तरफ में। विग्रहराज के बारे में बात करते हैं। कॉमन सी दो चार बातें। पहले तो शासनकाल, ग्यारह सौ तिरपन से 1163। अगर मैं वास्तविक की बात करता हूं, वास्तविक शासनकाल, ग्यारह सौ अठावन से 1163। इसका वास्तविक शासनकाल क्या था? 1158 से 1163 के मध्य इसका वास्तविक शासनकाल माना जाता है। ये बातें आपको भी पता होनी चाहिए कि वास्तविक शासनकाल क्या था 1158 से 1163। उपाधि, कवि बंधु, कटि बंधु, विसल देव, विद्वानों का आश्रयदाता, ये इसकी उपाधि थी। ठीक, फिर मैं बात करता हूं तो शिवालिक स्तंभ में विसल देव को विष्णु का अवतार कहा गया। फिर बात करता हूं तो एक नाटक लिखा था यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ ने, उसे हरिकालिक नाटक कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछ लिया गया। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा, ये भी बहुत काम किया। देखो, संस्कृत भाषा में हरि के लिए नाटक लिखा। देखो, कभी कभार तो एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया जाता है, इस हरिकेली नाटक में कौन सा संवाद देखने को मिलता है? जो अर्जुन व शिव के मध्य जो संवाद होता है, उसी अर्जुन व शिव के मध्य के संवाद को कौन से नाटक में, हरिकेली नाटक में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे नोट मैं कर देता हूं एक पॉइंट को। हरिकेली नाटक में, ये समय ने लिखा था इसने। हरिकेली नाटक में शिव व अर्जुन के मध्य संवाद देखने को मिलता है। हरिकेली नाटक में शिव व अर्जुन के मध्य क्या संवाद देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में इसकी क्या कंडीशन है बता देता हूं आपको। आप बोलोगे सर क्या वर्तमान में ये वहीं पे पड़ा हुआ है? देखो, एक धार नगरी, जिसे मध्य प्रदेश में धार जिला पड़ता है, धार नगरी का एक शासक हुआ राजा भोज।
उसी राजा भोज ने विद्वानों को अपने आश्रय देने के लिए, अपने दरबार में विद्वानों को रखने के लिए एक संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां भी बात कर ली। कवि बंधु कहा जाता है, कटि बंधु कहा जाता है, विद्वानों का आश्रयदाता इसे कहा जाता है, विशाल देव इसे कहा जाता है। इसने भी सोचा मैं भी राजा भोज की तरह एक कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाता हूं भाई। जितने भी अच्छे ज्ञानी हैं वो सारे आके यहाँ पे दरबार में बैठेंगे, अच्छी किताबें लिखेंगे भाई। इसने भी राजा जो धार नगरी का शासक भोज था उसके देखा देख अजमेर में संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवा दिया। उसी संस्कृत कंठाभरण पाठशाला के दीवारों के ऊपर एक नाटक लिखवा दिया, उसे हरिकेली नाटक कहा गया, जिसमें शिव अर्जुन का संवाद देखने को मिलता है, ये लिखवा दिया। लेकिन देखो अंग्रेजों को ये कभी खास नहीं आता। अंग्रेजों क्या, उससे पहले जब ये चौहान वंश हार जाते, तराइन का द्वितीय युद्ध हार जाता है, तो मोहम्मद गौरी के साथ में उनके गुलाम वगैरह आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसी संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को तोड़वा देता है। नीचे की दीवारें पड़ी रहने दी, ऊपर ऊपर से तोड़वा दिया, क्योंकि ये राजपूत शैली में बना हुआ था, उन्होंने मुस्लिम शैली में भी इसको बनाना था, तो ऊपर ऊपर से तोड़वा दिया। ऊपर से तोड़वा दिया और ऊपर से जो तोड़ा, यानी कि आधा तो नाटक नीचे रह गया, आधा नाटक ऊपर रह गया। तो ऊपर के जो पत्थर थे वो ब्रिस्टल चले गए, इंग्लैंड चले जाते हैं। वहां पे राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है। ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है। कुछ एक टुकड़े तो इसके हरिकेली नाटक के वहां पे लगे हुए हैं। आपसे बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा, वर्तमान में हरिकेली नाटक के जो अवशेष है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एक तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया। जॉन मार्शल सीधी सी बात बोलते हैं, इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ। परसी ब्राउन बोलते हैं यहाँ पे पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट बोलते हैं राजस्थान की सबसे सुरक्षित व सबसे प्राचीन मस्जिद है ये, सबसे प्रथम मस्जिद इसे कहा जाता है। इसके ऊपर फारसी भाषा में अभिलेख लिखे हुए हैं, 16 स्तंभों पे बना हुआ। इसका वास्तुकार अबू बकर था। ये सारी बातें वहां पे देखने को मिलती है। लेकिन उसी 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करते हो जो अजमेर के अंदर बना हुआ, वर्तमान में उसके ऊपर भी है इसके हरिकेली नाटक के अवशेष। और ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ, वहां भी इसके हरिकेली नाटक के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो आपसे बेसिक सा पूछा जाएगा भाई, हरिकेली नाटक के अवशेष वर्तमान में कहां कहां देखने को मिलते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा व ब्रिस्टल इंग्लैंड, यानी कि किसके स्मारक में? राजा राम मोहन राय के स्मारक में देखने को मिलते हैं। दो बातें और मैं नोट डाउन करवा देता हूं आपको यहां पे। ठीक है, तो एक नोट करके और लिख देते हैं भाई बात। वर्तमान में हरिकेली नाटक के अवशेष अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन के झोंपड़े की अलग से बातें बताऊंगा अभी। 2.5 दिन का झोंपड़ा व ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक में मौजूद है। ठीक है, बेसिक सा प्रश्न बन सकता आपसे। वर्तमान में 2.5 दिन के जो वो हरिकेली नाटक है वो किसने ने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो जो 12वीं का किरातार्जुनीय है, जो 12वीं ने प्राचीन समय में लिखा था, किरातार्जुनीय जो ग्रंथ लिखा था, सेम उसी के ऊपर आधारित करते हुए लिखा गया ये ग्रंथ है। तो इसके अवशेष कहाँ कहाँ पे? एक तो 2.5 दिन का झोंपड़ा और दूसरा कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है। और इसके दरबारी विद्वान कौन हुए? दरबारी विद्वान की बात करते हैं तो दरबारी विद्वान कौन हुआ? तो एक तो इसका दरबारी विद्वान उसे सोमदेव कहा जाता है। सोमदेव ने जो ग्रंथ लिखा उसे ललित विग्रहराज कहा जाता है। ललित विग्रहराज।
ललित विग्रह राज के अंदर सोमदेव ने क्या जिक्र किया भाई? ललित विग्रह राज में सोमदेव ने एक तो विग्रह राज प्लस में इसकी पत्नी है राजमती, उस राजमती का जिक्र किया यहां पे। ठीक, एक अगर मैं बात करता हूं तो एक ग्रंथ लिखा गया सोमदेव के बाद में, नरपति नालय ने लिखा था, नरपति नालय, यह भी इसके दरबार में हुआ। नरपति नालय ने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम था विसल देवरासो, विसल देवरासो, ये भी इसके दरबार में लिखा गया ग्रंथ था। ठीक है, और एक बात और बता देता हूं, इसी विग्रहराज चतुर्थ के समय, विग्रहराज चतुर्थ के समय पद्मनाभ ने एक साहित्य सम्मेलन करवाया था। ये कवियों का योद्धा इसे कहा जाता है, कवि बंधु इसे कहा जाता है, कटिबंधु की उपाधि से इसे नवाजा जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, इतना बड़े बड़े नाटक वो दीवारों पे लिखवा रहा है, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवा दिया था दूसरे राजा को देखकर, तो एक साहित्य सम्मेलन तो होना था। इसी के दरबार में पद्मनाभ जैसा एक व्यक्ति हुआ, महानुभाव हुआ, अच्छा ज्ञानी था, उसने एक साहित्य सम्मेलन करवाया। आपसे बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा, चौहान वंश में साहित्य सम्मेलन करवाने वाला कौन था? चौहान वंश में साहित्य सम्मेलन किसने करवाया? तो पद्मनाभ ने। किसके दरबार में था? विग्रह चतुर्थ ने। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की थी ना, अध्यक्षता करने वाला सोमदेव था। अध्यक्षता किसने की थी? सोमदेव ने। कंप्लीट सुनना भाई, इसने खुद ने हरिकेली नाटक लिखा, सोमदेव ने ललित विग्रह राज लिखा था, नरपति नालय तो विसल देवरासु लिखता है। साहित्य सम्मेलन करवाया किसने? पद्मनाभ ने। अध्यक्षता किसने की थी? सोमदेव ने। और एक बात और बता दूं, जो अर्णोराज के दो दरबारी थे, अर्णोराज के दो दरबारी पढ़े, तो एक तो देवभूत पढ़ा और एक देव धर्म घोष के नाम से पढ़ा था। तो उसी धर्म घोष के कहने पर, जो धर्म घोष नाम का व्यक्ति था, उसी धर्म घोष के कहने पर 11 के दिन, धर्म घोष के कहने पर 11 के दिन यहाँ पे पशुवध पे रोक भी लगा दी जाती है। लिख लेते हैं, विग्रहराज चतुर्थ ने, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबारी विद्वान धर्मघोष के कहने पर ग्यारस के दिन पशु वध पर रोक लगाता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में 4 बातें लिखवा देता हूं। हेडिंग लगा लेना, 2.5 दिन का झोंपड़ा। पहले तो है कहां पे? अजमेर में। निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने। कब? 1153 के अंदर। वास्तुकार अबू बकर। किसकी तरफ? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला पर। ठीक, सॉरी, 2.5 दिन का चौपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका निर्माण जो करवाया गया था 1194 के अंदर, क्योंकि 53 के अंदर तो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला बनी थी। फारसी भाषा में लेख लिखे गए। सोलह खंभों पर है। पर्सी ब्राउन बोलता है, पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है।
जॉन मार्शल बोलता है, अढ़ाई दिन में इसका निर्माण हुआ था। कर्नल जेम्स टोड कहता है सबसे सुरक्षित है, वह प्रथम मस्जिद है। किलहॉर्न क्या बोलता है? किलहॉर्न इतिहासकार था, ये बोलता है अंतिम कोई हिंदू शासक है जो कि कालिदास जैसे महान और भाभूति जैसे महान कवियों की होड़ कर सकता हो, तो ये बात कहने वाला किलहॉर्न था, यानी कि अंतिम महान शासक। जो कालिदास वह भाभूति की होड़ कर सके, तो वो शासक कौन था? विग्रहराज। इसने बिसलपुर बांध भी बनवाया था, बिसलपुर बांध। दूसरी बात करता हूं तो इसने दिल्ली के तोमरों को हराने के लिए इसका काल चौहानों में स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे चौहानों में स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो चौहानों में स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। ठीक है, ये बात की पुष्टि तोमरों को हराने वाली बात कौन सी करता है? दशरथ शर्मा करता है अपने ग्रंथ में, दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा का जो ग्रंथ है द अर्ली चौहान डायनेस्टिक, द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंदर इस बात की पुष्टि करता है इसने, इसका काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके दो बेटे थे, एक तो अपारगांगे था, एक नागार्जुन था। बड़े वाला शासक बनता अपारगांगे। अपारगांगे शासक तो बन गया, लेकिन जो जयदेव का बेटा था पृथ्वीराज द्वितीय, ये बोलता है देखो शासक तो मैं बनूंगा भाई, पिताजी मेरे बड़े थे। अर्णोराज अपने दादा में देखे तो दादा में सबसे बड़े पिताजी मेरे थे। वो बात अलग है, पिताजी ने दादाजी को टपका दिया था, लेकिन बड़े तो हक तो मेरा बनता है, वारिस तो बड़े का हक बनता है, मैं बनूंगा। तो यहाँ पे पृथ्वीराज अपने भाई अपारगांगे को टपका देता है, यानी कि पृथ्वीराज चतुर्थ के बेटे को टपका देता है। इसलिए चौहानों में अगर कोई प्रथम बातरंता कहलाया था तो कौन कहलाया था? पृथ्वीराज द्वितीय कहलाया था। आगे ये शासक कंप्लीट होकर मैं इसके बारे में दो बातें लिख देता हूँ। पृथ्वीराज द्वितीय और जो आंसीय अभिलेख है, आंसीय अभिलेख में जिसके अंदर इनको चंद्रवंशी कहा गया, वो भी पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख है। ये बातें भी याद रखना थोड़ी सी। अपने भाई अपारगांगे को मारा, इसलिए चौहानों में प्रथम पितरंता, सॉरी भातरंता, चौहानों में कोई प्रथम बातरंता कहलाया था, वो कौन सा शासक था? तो वो पृथ्वीराज द्वितीय। तो हांसी अभिलेख की बात करता हूं। हांसी अभिलेख, हांसी अभिलेख किसने लिखवाया था इसमें? और इसी अभिलेख में इनको क्या कहा गया? इसी अभिलेख में इनको चंद्रवंशी कहा गया है, चंद्रवंशी कहा गया। और एक अचलेश्वर शिलालेख भी था जिसके अंदर इनको कौन सा वंशी कहा गया था? अचलेश्वर शिलालेख, जिनके अंदर भी इनको कौन सा वंशी? चंद्रवंशी कहा गया था। जो अचलेश्वर शिलालेख कहाँ से मिला था? माउंट आबू से मिला था, आबू सिरोही से मिला। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय बनता है। जब पृथ्वीराज द्वितीय की नींद संतान मृत्यु हो जाती है तो फिर जो चालुक्यों के पास रह रहा था अर्णोराज का बेटा था सोमेश्वर चौहान, ये सोमेश्वर चौहान शासक बनता है। सोमेश्वर चौहान शासक इनके बाद में बनता है। और यहाँ पे बाप बेटे दो रह जाते हैं, एक तो सोमेश्वर चौहान रह गया और सोमेश्वर चौहान के बाद में जो शासक रह गया पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये दो रह जाते हैं और दो करते हैं आपका चौहान वंश यहाँ पे, यानी कि अजमेर के चौहान वंश आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो अच्छे से साथ में नोट्स भी बनाया करो भाई। कंप्लीट नोट्स आपके पास में होना चाहिए। ऐसे जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे नोट्स बना लिया करो। इससे ज़्यादा फालतू मत पढ़ना, इतना बहुत रहेगा आपके लिए। जो बातें मैं बोल देता हूँ या फिर लिखते समय छोड़ देता हूँ उन बातों को भी नोट कर लिया करो। या फिर मैं सीधा बोल के चला जाता हूँ, मैं आपको बोर्ड पे नहीं लिखवा पाता, तो आपको ऐसे भी जो बातें मैं बोल देता हूँ आपको लगे भी ये पेपर में आने की है, आ सकती है, तो उन बातों को भी पेपर इसके अंदर कॉपी के अंदर नोट कर लिया करो। ठीक है, बाकी अपने जो सोमेश्वर चौहान रह गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय रह गया, तो वो अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।